चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने लैंथेनॉइड्स खत्म किया था, है ना। वी सॉ दी इन कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखे थे लैंथेनॉइड्स की, जैसे कि वो सिल्वर वाइट मेटल है, प्लस हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कलर कलर होने का रीजन F2F ट्रांजिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे कि ऑक्साइड कैसा बनाएंगे, हालाइड कैसे बनाएंगे, सल्फाइड कैसा बनाएंगे, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। लिखे थे ना, एक ही साथ सारे एलन लिख करके छोड़ दिए थे। एलन मतलब हमारे लैंथेनॉइड्स थे सारे। अब वो एलन की जगह कोई भी अपन एरे लगा दोगे तो लैंथेनम हो जाएगा, एलयू लगा दोगे तो ल्यूटीशियम हो जाएगा, सी लगा दोगे तो सीरियम हो जाएगा, ईयू लगा दोगे तो यूरोपियम हो जाएगा, और क्या क्या किए थे, टीबी लगा दोगे तो टर्बियम हो जाएगा, वाईबी आपका ये ट्रिबियम था। ऐसे करके अपन 5-6 तो याद रख सकते हैं ना उसके नाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा, अच्छा नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे, वो क्या था हमारा, मिश मेटल, याद है। इट वाज द एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड। ये अपन ये पढ़े थे कि लैंथेनॉइड का ज्यादा यूज हम प्योर स्टेट में नहीं करते हैं, तो वो कंबाइंड स्टेट में इन दी फॉर्म ऑफ एलॉय होता है, जिसका नाम था एक मिश मेटल नाम का एलॉय, जिसको यूज कर रहे थे गन वाली बुलेट्स और शेल्स बनाने के लिए और लाइटर फ्लिंट्स बनाने के लिए, बिकॉज वो एक तरह का पायरोफोरिक एलॉय है। लिखे था नाम, है ना। पायरोफोरिक एलॉय का मीनिंग भी लिखा था ब्रैकेट में हमने, कि जिसको अपन स्ट्रक करेंगे तो स्पार्क जनरेट होगा, मतलब दैट कैन कैच फायर इजिली, ठीक है। चलो एक्टिनॉइड्स हेन डाल लेना। हमारा लास्ट एफ ब्लॉक का पार्ट है ये, जिसमें जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 5f में, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 5f। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन वाला वही रहेगा ना, वो तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा ना। n-2 का f से 14 तक जाने वाला है, 0 से 14 तक, और n-1 का जो d है वो 0 से 1 जाएगा, और जो n है वो s पूरा 2 रहेगा। बस फर्क इतना है कि वहां पे n का वैल्यू क्या था, लैंथेनॉइड्स में n का वैल्यू क्या था, 6 था भाई। 4f भरा रहा है तो n का वैल्यू 4 थोड़ी ना है, वो तो n-2 है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 7। अरे यहां पर, ठीक, तो लिख लो उसको। इन दिस, एक्टिनॉइड में हाइफन डाल के लिख लो, इन दिस द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 5f ऑर्बिटल, in this the last electron enters the 5f orbital, in this the last electron enters the 5f orbital, and their general outer shell electronic configuration is, and their general outer shell electronic configuration is n-2 f 0 से 14 n-1 d 0 to 1 ns2, जहां पे n का वैल्यू क्या है, 7। ठीक, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स में, कि एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी हो सकती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, जबकि लैंथेनॉइड में अपन ने कॉमन तो 3 ही पढ़ी हैं, मतलब +3 पढ़े हैं ना। कुछ लोग की +2 +4 थी, है ना, और उसका रीजन अपन ने ये दिया था कि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे हैं। डी वाले की ज्यादा क्यों थी, क्योंकि वहां पे एनर्जी गैप कम था, तो एस के इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद डी के इलेक्ट्रॉन भी बाहर आना चालू कर दिए थे, इसलिए तो +6 +7 तक जा रहा था मैंगनीज का, हमने देखा था। तो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने का रीजन क्या हो सकता है, कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो अंदर वाला इनर शेल है, उन दोनों के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, इसलिए वो भी निकल के बाहर आ गए, ठीक है। बट इसमें नहीं हो पा रहा था लैंथेनॉइड्स में, तो उसमें अपन ने रीजन यही दिया था कि 4f और जो 5d के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, गैप, इसके कारण कि 4f के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। पर एक्टिनॉइड में अगेन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ जाएंगी, इसके कारण थोड़ी केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो, फिर ये याद रखो कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सा नहीं। आपने अपन ने पढ़ा था डी में बहुत सारी चीजें, अपन पॉइंट्स लिख रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा टॉपिक था, उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे,
लेकिन जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ेंगी ना, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है एलिमेंट्स की, क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए अपन ने इतने सारे पॉइंट लिखे थे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए एक्टिनॉइड्स की फिर केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ दी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें नीचे एक लाइन लिखेगा, द एबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड्स, द एबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड्स, द एबिलिटी ऑफ actinoids to exist in different oxidation states, the ability of actinoids to exist in different oxidation states, in different oxidation states, has made their chemistry more complex, has made their chemistry more complex, more complex। ये अपन कंपेयर कर रहे हैं कि लैंथेनॉइड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक्टिनॉइड्स की होगी, has made their chemistry more complex, है ना। एक और रीजन है इनकी केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होने का कि इनके जो एलिमेंट्स है वो मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, है ना। रेडियो एक्टिव का अपन ने एक क्वेश्चन किया है ना, उसमें किसने किया है? केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था ना कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, जिनका हाफ लाइफ होता है कि वो, हाँ ऑर्डर वन वाला, ऑर्डर, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ वही ऑर्डर वन, हाँ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, उनकी एक हाफ लाइफ भी होती है। हाफ लाइफ का मतलब भी अपन पढ़े थे कि वो कब अपने अमाउंट का आधा हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। जैसे अपन कार्बन का देखे भी थे, लाइक 5000 कुछ ईयर्स था, याद है आपको कार्बन 14 का? कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव है ना। कार्बन 12 नहीं है, कार्बन 14 है, विच इज एन आइसोटॉप ऑफ कार्बन। तो वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका हाफ ईयर अपन देखे थे 5340 ईयर्स कुछ उसका हाफ लाइफ पीरियड था। बट इन वाले एलिमेंट्स का हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी इनकी केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है, प्लस हम इसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते बिकॉज रेडियो एक्टिव है, थोड़ा सा हार्मफुल रेडिएशंस भी होंगे इनके, तो वो हार्म कर सकते हैं हमें, तो इसकी स्टडी हम लेबोरेटरी में कर भी नहीं सकते। ठीक है, एक लाइन और लिखना, मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स आर रेडियो एक्टिव, most of these elements are radioactive। एक आध का नाम याद है क्या आपको? यूरेनियम, सबसे पहले तो यूरेनियम ही पढ़ते थे ना अपन रेडियो एक्टिव में। some of the या most of these metals elements are radioactive and thus their study in laboratory becomes difficult, and thus their study in laboratory becomes difficult। thus their study in laboratory becomes difficult। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे अपन ने वहां पढ़ा था, पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे वहां पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। पहली चीज अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे थे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे थे, फिर साइज देखे थे। वैसे यहाँ पे भी देखते हैं, फर्स्ट लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वहां 4f प्रोग्रेसिवली भरा रहा था, यहाँ पे 5f प्रोग्रेसिवली भराएगा। वहां पे भी अपन ने 4f7 और 4f14 के देखे थे ना स्टेबल कन्फिग्रेशन, यहाँ भी वैसे ही होंगे। तो कुछ एलिमेंट्स हम इसके भी याद करेंगे, है ना। तो लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, पॉइंट वाइज लिखते हैं अंदर कुछ पॉइंट्स। देखो फर्स्ट पॉइंट अंडर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, all the actinoids have common 7s2 configuration। all the actinoids have, पहला पॉइंट लिख रहे हैं actinoids के बारे में, all the actinoids have common 7s2 configuration। 7s2 तो सभी का भरा होगा ना, 7s2 configuration and variable occupancy of, and variable occupancy of, and variable occupancy of 5f and 6d। यही होंगे ना? ये सही है कि गलत है? ये 5 का f और 6 का d, है ना। 5f एंड 6d का ऑक्यूपेंसी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। हाँ ये क्या है? ये NH2, अरे उनका भी तो 6s पूरा भरा हुआ था, s से थोड़ा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, d वाला ही जाएगा ना जंप करके आगे 7 या 14 करने के लिए। अरे क्रोमियम और कॉपर में s का इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि d में जाना था, तो s के पास है d, बट f तो बहुत दूर हो गया ना s से, तो s क्यों जाएगा? जब पहले d पड़ रहा है तो d चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप करके 7 या 14 करने के लिए।
तो 7s सबका इंटैक्ट रहेगा, मतलब 2 है तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है। हम एटम की बात कर रहे हैं ना, जब उनके आयनिक स्टेट आएगा तो वो भी लूज करेंगे वो लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो भी जाएगा ना, पहले वो F के इलेक्ट्रॉन लूज करना चालू करेंगे। सबसे पहले तो 7s का इलेक्ट्रॉन जाएगा, आउटर मोस्ट कौन है, 7s। अरे जब अपन क्रोमियम बनाते हैं, अभी भी आपने जब इसका Mn का निकाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहां से निकाला, पहले S से निकाले ना, तो वो निकलेगा क्योंकि आउटर मोस्ट तो वही है, तो 7s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट अभी अपन बात क्या कर रहे हैं, उसके एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 तो कॉमन रहेगा, ठीक है। सेकेंड बॉन्ड लिखना, the 14 electrons are being added, the 14 electrons are being added into 5f into 5f into 5f except in thorium, except in thorium, THORIUM। ये हमारे सीरीज का पहला मेंबर है, जैसे वहां पे सीरियम वाज द फर्स्ट मेंबर, 50 नहीं, 56 तो वो था हमारा नोबल गैस है, 56 तो नहीं, 54 57 58 था ना सीरियम, 58 से 71 था ना, 56 नोबल गैस नहीं था, सॉरी 54 था नोबल गैस, 56 तो हमारे नीचे एस का सेकंड एलिमेंट था, फिर 57 आया था हमारा लैंथनम, 58 से चालू हुआ था ना सीरियम, तो 58 से 71 गया था, 71 वाज ल्यूटेशियम। अब यहां पे भी चालू हो रहा है आपका एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर, सोचो तो, कुछ तो सोचो, मेरे को क्यों देख रहे हो, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 89। अरे 86 पे वहां एंड हुआ कौन, रेडॉन, रेडॉन इज 80, 54 में 32 ऐड करो, जैसे 2 में हमने 8 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 8 ऐड किया तो 18 आया, 18 में 18 ऐड किया तो 36 आया, 36 में 18 ऐड किया तो 54 आया, 54 में 32 ऐड करेंगे तो 86 आएगा। तो ये है कौन, हीलियम, ये नियॉन, दिस इज आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये बात कर सकते हैं ना, इसमें तो हम इनको पहले से ही याद है, ठीक है। तो 86 तक तो यही हो गया ना, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड में पहला एलिमेंट होगा 87 वाला, अगला एलिमेंट होगा 88 वाला, और अगला ही तो होता है एक्टिनियम। एक्टिनियम और लैंथनम का पोजीशन आपको समझ में आ रहा है ना, हमारे डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट ही हो जाएगा वो, अपने अपने सीरीज का डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट लैंथनम, उसके नीचे एक्टिनियम, तो 89 हुआ, नीचे आएंगे तो 90 होगा हमारा थोरियम, 90 क्या है, थोरियम। और इसका जो एंड होगा वो कहां होगा, 103 में, और वो है लॉरेंशियम, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्ट थोरियम, ब्रैकेट में लिख लो उसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 90, Z इज इक्वल्स टू 90। मतलब इसमें अपन ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ना सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी डी में जा रहा है, मतलब इसकी कंफिग्रेशन क्या होगी पता है, जेनॉन तक, सॉरी रेडॉन तक सेम 86, फिर 7s2 तो इसका भी भरा होगा, और जो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ये कितना हो गया, 88 तक हो गया, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, 6d में जा रहे हैं, तो ये एक एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन हो गया थोरियम का। उसके बाद आपका F भरना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट इन थोरियम, ब्रैकेट में Z इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट क्लोज, बट फिलिंग ऑफ 5f कंटिन्यूज अगेन, but filling of 5f continues again, but filling of 5f continues again after thorium, after thorium, after thorium, till 5f orbitals are complete, till 5f orbitals are complete, till 5f orbitals are complete, और कंप्लीट कहां हो रही है, at z is equals to 103, एटॉमिक नंबर 103, ब्रैकेट में उसका नाम भी लिखेना, लॉरेंशियम, LAWRENCE, CIUM, लॉरेंशियम करना है ना, लॉरेंस की स्पेलिंग लिखना है, ई हटा के IUM लगाना है, ठीक है, लॉरेंशियम। ये सब वो लोग आ गए थे जो लैब में बनाना चालू कर दिए थे एटम को, जैसे इसी में एक मेंडेलिवियम भी है ना, इनमें एक बोरियम भी है,
है ना, आइंस्टीनियम भी है, क्योंकि फिर तभी तो कंफ्यूजन हटाने के लिए अपन 11th में एक नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, आपको याद है? इन दैट चैप्टर, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में एक नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे कि जिनका भी एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ऊपर है उनके लिए एक अलग नॉमेनक्लेचर आ गया था कि 1 के लिए ऐसा, देख रहे हो आप लोग, कभी सुने नहीं हो ऐसा। 1 के लिए अपन अन यूज करेंगे, 0 के लिए हम नील यूज करेंगे, है ना, और 1 के लिए फिर अन हो जाएगा, तो अन नील अन ईएम, ये 101 वाले का नाम हो जाएगा। क्योंकि फिर इतने सारे साइंटिस्ट लोग के नाम याद करना पड़ेगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इससे बेटर उन्होंने क्या कर दिया, नॉमेनक्लेचर ही बदल दिया 100 के ऊपर वालों का। समझ रहे हैं क्या? तो ये लॉरेंशियम भी उन्हीं में से एक है। ठीक है। तो क्या लिखे, एंड कंप्लीट एट z इज इक्वल टू 103, लॉरेंशियम सिंबल है LR, LR। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखना, the irregularities in the electronic configurations, the irregularities in the electronic configuration, the irregularities in the electronic configurations of actinoids, the irregularities in the electronic configurations of actinoids are like those in lanthanoids, are like those in lanthanoids due to the stabilities of, due to the stabilities of, due to the stabilities of, due to the stabilities of F0 और क्या था, F7 and F40 configurations, configurations। एग्जाम्पल लिखना इसके लिए भी, एक एलिमेंट का नाम लिखना नीचे, एमरीशियम, एमरीशियम, AMERICIUM, सिंबल इज AM, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 95 है ना, और इसमें वो F7 वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो इसमें आप 5F7 लिख लेना ऐसे हाइफन डाल के। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो जिसमें 14 आएगा, 14 वाला एक नाम लिखना। और हाँ, नोबलियम, नोबल, है ना, NOBELIUM, नोबलियम, सिंबल इज NO, इसका एटॉमिक नंबर है 102, और इसमें 5F14 के कारण 6D0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब तो इरेगुलरिटीज हैं जो अपन ने डी में भी देखी थी और यहाँ एफ में भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दो 4f and 5f ऑर्बिटल्स, दो 4f and 5f ऑर्बिटल्स, दो 4f and 5f orbitals have similar shapes, have similar shapes, have similar shapes, but 5f is less deeply buried, but 5f is less deeply buried। अंदर की तरफ कौन होगा, 4f होगा ना, बिकॉज 4 अंदर होता है, 5 बाहर होता है, 6 और बाहर, 7 और बाहर। ठीक है, तो 4f और 5f में ज्यादा बाहर कौन है, 5f। तभी 5f के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, दैट इज वाई एक्टिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो क्या लिखिए, बट 5f इज लेस डीपली बरीड देन 4f, देन 4f, hence 5f electrons can participate in bonding, hence 5f electrons can participate in bonding। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हेडिंग डालना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, देन साइज, और फिर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे अपन ने लैंथेनॉइड्स के लिए पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका भी +3 कॉमन होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी तो सेम ग्रुप के है ना, दोनों एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स का ग्रुप क्या होता है, 3, इनका कोई अलग ग्रुप नहीं है, पीरियड 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो लिखना इसमें हाइफन डाल के, द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज +3. द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज +3. The dominant oxidation state of these elements is +3. Full stop. Beside +3, actinoids also exhibit higher oxidation states. Higher oxidation states. Beside +3, actinoids also show higher oxidation states. जैसे हमारे डी का बढ़ रहा था ना प्रोग्रेसिवली Mn तक बढ़ता बढ़ता आया, फिर घट के जिंक तक 1-2 ही हो गए, वैसे यहां भी होगा सेम. तो एक लाइन उसके लिए भी लिखना, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस up to the middle of the series, up to the middle of the series, and then decreases. The maximum oxidation state of first increases up to the middle of the series and then decreases. ठीक है, और इनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन भी लिखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा. अनलाइक लैंथेनॉइड्स, ये क्वेश्चन आता है ना कि व्हाई लैंथेनॉइड्स हैव सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट बट एक्टिनॉइड्स की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, उसका रीजन अपन लिख रहे हैं ये वाला. अनलाइक लैंथेनॉइड्स, actinoids show a large number of oxidation states. Unlike lanthanoids, actinoids show a large number of oxidation states. Full stop. This is because of very small energy gap लिखना. This is because of very small energy gap between 5F और कौन 6D and 7S. हाँ, तो तीनों के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं सब. 5F, 6D and 7S सबशेल्स. ये सब क्या है? सबशेल ही तो है, सबशेल्स. Full stop. Hence, all their electrons can take part in bond formation. Hence, all their electrons can take part in bond formation. Hence, all their electrons can take part in bond formation. ठीक है. Next property, atomic size, atomic या ionic size. वहां लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा. वेरी मच सिमिलर लाइक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिखेंगे हाइफन डाल के. द एक्टिनॉइड्स शो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. द एक्टिनॉइड्स शो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन due to poor shielding effect of कौन से इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग होगा? 7s को तो शील्डिंग मिलती है भाई. आउटर मोस्ट वाला कैसे अंदर वाले को रिपेल करेगा? अंदर वाला बाहर वाले को रिपेल करता है ना, उसको शील्डिंग बोलते हैं. कितने बार अपन शील्डिंग स्क्रीनिंग पढ़ ली है. 5F, अरे प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहे हैं? 5F. तो रिपल्शन इसी को करना चाहिए ना, जैसे वहां 3D 4S को कर रहा था ना, तभी तो वहां पे साइज ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पाए. यहां पे 4F और 5F, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में 4F और 5F 6S और 7S को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, तभी साइज डिक्रीज हो रहा है. अगर कर पाते तो साइज डिक्रीज नहीं होता. दो इफेक्ट याद है, अपन कल भी पढ़े थे, काउंटर बैलेंस करके एक वर्ड आया था कि अंदर की तरफ न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा. अगर ये दोनों बराबर चलते रहेंगे तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस
करते रहेंगे। बट अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं दूरी होने के कारण, तो उस केस में न्यूक्लियस को खींचेगा। न्यूक्लियस का तो अपना काम है, न्यूक्लियर चार्ज जो है उससे वो आखिरी शेल को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। बट 5f जो है वो शील्ड नहीं कर पा रहा है, उस केस में 4f शील्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f electrons, 5f electrons, 5f electrons, full stop. As a result, radii of the atoms, as a result, radii of the atoms of these metals, as a result, radii of atoms of these metals decrease regularly across the series, decrease regularly across the series, decrease regularly across the series. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हिंट डालना। सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स, सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। वहां पहला कैरेक्टरिस्टिक कलर लिखे थे, याद है, सिल्वरी व्हाइट, तो ये भी वैसे ही होते हैं कलर में, सिल्वरी। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, like lanthanoids, actinoids are metals with silvery appearance. Like lanthanoids, actinoids are metals, like lanthanoids, comma दे करके, actinoids are metals with silvery appearance, metals with silvery appearance. Next, they have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points. Next point, they have lower ionization enthalpies, they have lower ionization enthalpies, therefore highly electropositive. इसी पॉइंट में लिख दो वो भी लाइन, they have lower ionization enthalpies and are highly electropositive and are therefore highly electropositive. Next, paramagnetic in nature, short में लिख दो, paramagnetic in nature, strong reducing agents, strong reducing agents, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये वहां पे भी लिखे थे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आप लोग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक पॉइंट जो वहां नहीं लिखे थे वो है, दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, they have radioactive in, they are radioactive, sorry, they are radioactive in nature. Full stop, इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना एक लाइन और, फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ्स, फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग half lives, first few members have relatively long half lives, whereas remaining members have half lives, whereas remaining members have half life, ranging from a few days to few minutes, ranging from a few days to few minutes, ranging from few days to few minutes. And last point लिखेंगे chemical behavior, chemical behavior. They are highly reactive metals, they are highly reactive metals, they are highly reactive metals, especially in the finely divided state,
They are highly reactive metals, especially in the finely divided state. बारीक बारीक जब होंगे, finely divided state, इसी पॉइंट के अंदर ए बी सी करके 2-3 पॉइंट्स लिखना. दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, they react with boiling water to give a mixture of oxide and hydride. They react with boiling water to give a mixture of oxide and hydride. ठीक है, एक पॉइंट और लिखना. All these metals are attacked by, all these metals are attacked by acids liberating hydrogen gas, liberating hydrogen gas. And last ABCC point लिखना. Alkalis have no action on them. Alkalis have no action on them. Alkalis have no action on them. Last subheading uses. लैंथेनॉइड का यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड मेटल वाला. Uses, application uses, uses. इसमें हाइफन डाल के लिखो. The three most important actinoids, the three most important actinoids, the three most important actinoids which find uses, which find uses are thorium, ब्रैकेट में TH सिंबल उसका, कॉमा यूरेनियम, ब्रैकेट में U, एंड प्लूटोनियम, प्लूटोनियम ब्रैकेट में Pu. एक एक यूज लिखते हैं तीनों का. थोरियम इज यूज्ड इन, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे. थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स, thorium is used in atomic reactors and in the treatment of cancer, and in the treatment of atomic reactors and in the treatment of cancer. अरे जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, जहां पर न्यूक्लियर फिजन होता है, पढ़ा है आप लोग? न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन. न्यूक्लियर फिजन का मतलब न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई. फिजन तो पढ़े होगे ना आप लोग, बाइनरी फिजन नहीं पढ़े हो अमीबा वाला. तो फिजन का मतलब तो टूटना होता है ना. तो यहाँ पे यूरेनियम के एटम टूट करके छोटे एटम्स बनते हैं, जैसे कि बेरियम, स्ट्रोंशियम. ये लोग छोटे न्यूक्लियस हैं, यूरेनियम बड़ा न्यूक्लियस है. फिजन होता है, साथ में क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स. ये न्यूट्रॉन्स जाके और तीन न्यूट्रॉन निकलता है. जब एक यूरेनियम एटम ब्रेक होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 और यूरेनियम को हिट करते हैं. तो वो 3 यूरेनियम फिर से डिसइंटीग्रेट होकर के 9 न्यूट्रॉन्स देते हैं. फिर ये 9 न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियम को खोजेंगे और उनको अटैक करेंगे. तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है, जो एटॉमिक बॉम्ब में होता है. जो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो था ना, वो यही था कि उन्होंने एटम बम गिराए थे और एटम बम में यही रिएक्शन हो रहा था, अनकंट्रोल्ड तरीके से, चेन रिएक्शन. पर इसी चेन रिएक्शन को हम रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड वे में करवाते हैं, ताकि उस एनर्जी का कुछ यूज कर सकें. वहां तो वो एनर्जी का यूज लोगों को मारने के लिए हुआ था, डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ था, राइट. बट उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. देखिए एनर्जी तो बन रही है, क्यों ना उस एनर्जी से पानी को उबाले, उससे स्टीम बना, स्टीम से टरबाइन घुमाए और बल्ब जलाए. तो वही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर. पर वो कंट्रोल्ड वे में होता है, मतलब वहां पे कुछ कंट्रोल रॉड्स होती हैं, है ना, जो रिएक्शन को जब स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर सकते हैं. बट अगर ये रिएक्शन ओपन में हो रहा होगा तो वो न्यूट्रॉन हिट करके यूरेनियम को, कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता, फिर अगला यूरेनियम को हिट कर रहे होंगे, तो वो एक आउटर स्पेस में कंट्रोल नहीं हो सकता. बट एक कंटेनर के अंदर, एक बीकर के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसी को अपन रिएक्टर बोलते हैं. ठीक है. तो थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. वो जो सब
कैंसर वाले पेशेंट्स के साथ होता है ना रेडियोथेरेपी, जो क्या बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी, वो सब इन्हीं से होता है। ये होता है कोबाल्ट होता है, ये एलिमेंट्स यूज होते हैं इन देयर कीमोथेरेपी प्रोसेस। एक और लाइन लिखना है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, full stop. Also used in glass industry, also used in glass industry and textile industry, and textile industry. And last, plutonium के बारे में भी लिख लो। Plutonium is used as a fuel for atomic reactors. Plutonium is used as a fuel for atomic reactors. Plutonium is used as a fuel for atomic reactors, as well as for making atomic bomb, as well as for making atomic bombs. ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, या एक क्वेश्चन सुन लो, फिर इसके बाद एक आध लिखेंगे। क्वेश्चन सुनना। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 21, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है इज नॉट। ये क्वेश्चन है। ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड मतलब क्या रीजन से आप ऐसा बोल रहे हो कि स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या देंगे अपन? हाँ हाँ, मतलब जिंक के पास पूरा डी फुलफिल्ड है हमारा ट्रांजिशन। आप सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन लिखो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल। जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। डी ब्लॉक तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में ही गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसका डी पूरा भरा हुआ है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखना जरूरी है। तो ऑन दिस ग्राउंड ओनली, यही रीजन है कि हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मान रहे हैं, बिकॉज जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 है। तो भले एक ही इलेक्ट्रॉन है पर है तो बाकी तो खाली है ना, तो ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में हमने कुछ और क्वेश्चन किए थे, आपको याद हो 3-4 क्वेश्चन हमने ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट वाले किए थे एक दिन, है ना, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। इसका भी अपन ने डेफिनेशन लिखा ना कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी गिवन टू सेपरेट टू एटम्स ऑफ अ मेटल। मतलब मेटल तो पूरा लैटिस होता है ना, तो उसमें मेटल के बहुत सारे एटम होंगे जो एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो इनको अलग करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं ना कि एक एटम अलग हो जाए, उसी को बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये हायर होने का रीजन क्या हो सकता है कि दो एटम आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तभी तो ज्यादा एनर्जी देके उनको अलग करना पड़ रहा है ना। ये रीजन है उनका कि दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। पर वो ज्यादा क्यों है, उसका रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिनके कारण वो एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है। बिकॉज हमको पता है कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो ओवरलैप करते हैं, तो एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फुल्ली फिल्ड होंगे तो वो इतना ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो नीचे। ये हमने कहीं ना कहीं एटॉमाइजेशन वाले में लिखा होगा। मेल्टिंग पॉइंट वाले में अपन ने डिस्कस किए थे एटमाइजेशन क्या होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में तो आपको अलग अलग करना है ना,
एक मेटल लैटिस को पिघलाना है तो आपको उसके अंदर टेम्परेचर देना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। तोड़ के निकालेगा तब तो लिक्विड बनेगा ना, मेल्ट होगा। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए उसका अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अपन दे रहे हैं हीट। और ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है? बिकॉज उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था। पर आपने देखा था कि टंगस्टन के बाद हर का मिडिल तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था। वो ग्राफ याद है? 3 ग्राफ बनाए थे एक ही ग्राफ पेपर में, एक ही ग्राफ एक्स वाई एक्सिस में, और वो सब में अपन मिडिल ऑफ द सीरीज तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाए थे और फिर उसको नीचे लेके आ गए, क्योंकि बाद में पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया था। मिडिल ऑफ द सीरीज तक तो हाफ हाफ चलता रहता है सब चीजें, और जैसे आप मिडिल ऑफ द सीरीज क्रॉस करके गए उसके बाद आप वापस पीछे आते हो पेयरिंग करने के लिए, तो पेयरिंग होती जा रही है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होती जाएगी। ठीक है, चलो इसका आंसर लिख लो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, enthalpy of atomization is the amount of heat required, enthalpy of atomization is the amount of heat required to break the metal lattice, to break the metal lattice, to break the metal lattice to get free atoms, to break the metal lattice to get free atoms। अभी तक वो एटम फ्री नहीं थे ना, बॉन्डेड थे एक दूसरे से, बट जैसे बाहर आ गया फ्री हो गए हैं। टू गेट दी फ्री एटम्स, फुल स्टॉप। एज ट्रांजिशन मेटल कंटेन्स, एज ट्रांजिशन मेटल कंटेन्स, एज ट्रांजिशन मेटल कंटेन्स a large number of unpaired electrons, a large number of unpaired electrons, comma, they have strong interatomic attractions, they have strong interatomic attractions, they have strong interatomic attractions। Last line, hence they have high enthalpies of atomization, hence they have high enthalpies of atomization, thus they have high enthalpies of atomization। ठीक है, इक्वेशन और है जो आया एक आध बार, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्कैंडियम, जिंक मत बोलना कि सर जिंक का भी तो 2+ होता है, वो ट्रांजिशन मेटल है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। कौन सा? +3। ठीक है, +3। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हमने उस दिन किया था कि वाई इज Cr2+ reducing but Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग, जबकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट या दोनों की कॉन्फ़िगरेशन D4 है। ये थे, वहां पे 3 क्वेश्चन किए थे उस दिन, वो तीनों क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट वाली थे, क्योंकि उस समय अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वो E0 वैल्यूज वाला है ना। तो E0 वैल्यूज वाले में ही हमने लास्ट लाइन लिखा था कि E0 वैल्यू देख करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो पर्टिकुलर चीजों में कौन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो उस दिन जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट वाले थे। एक क्वेश्चन और लिखो, वाई इज द वैल्यू ऑफ, वाई इज द E0 वैल्यूज ऑफ, why is the E0 values for, why is the E0 values for Mn3+/2+, Mn2+ कपल, इनको रिडॉक्स कपल बोलते हैं ना, क्योंकि इसको आप क्या करोगे, रेड्यूस करोगे तो Mn2+ बनेगा और इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो 3+ बन जाएगा, तो हो गया ना रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स मतलब दोनों चीजें हो रही है उसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, हाँ, तो Mn3+2+ couple much more positive than, much more positive than, much more positive than Cr3+ Cr2+ and Fe3+ Fe2+ couple। Mn2+ वाली की ज्यादा पॉजिटिव क्यों है ये पूछ रहा है। तो ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इजिली रेड्यूस होना चाह रहा है वो, याद है ना। ग्रेटर दी रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस्ड, यानी कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इसकी पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली Mn2+ में वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा होगा, तभी वो चाह रहा है कि मैं 3+ से
2+ जल्दी हो जाऊं, जल्दी रेड्यूस हो जाऊं। समझ रहे हैं क्या? अभी तो आप Mn2+ निकाले थे ना, 5 आ रहा था ना 3d5, तो वो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने वाला है, इसलिए वो जल्दी रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका आंसर। देखो इसके कई रीजन तो यही सारे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही सबसे आपके बहुत सारे आंसर्स बन जाएंगे, है ना। देखिए इसका आंसर, द लार्ज ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3+/Mn2+, the large E naught value for Mn3+/Mn2+ shows that Mn2+ is much more stable. Mn2+ is much more stable. Mn2+ is much more stable than Mn3+. Then Mn3+ is much more stable than Mn3+. Full stop. This is due to the fact that this is due to the fact that this is due to the fact that Mn2+ has the configuration of 3d5. Mn2+ has the configuration of 3d5. Mn2+ has the configuration of 3d5, which is half filled and hence is very stable. Which is half filled and hence is very stable. ठीक है, बाकी एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आया कि डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो पढ़े ना अपन। हाँ, मतलब उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज होकर कुछ नई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और वही ऑक्सीडेशन स्टेट से डिक्रीज होकर के एक नई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, मतलब गेटिंग साइमल्टेनियसली रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज, एक ही एलिमेंट, है ना। एक एग्जांपल लिखो इसके लिए, एक रिएक्शन लिखना, आप उसके एलिमेंट के ऊपर सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है वहां पर। एक रिएक्शन लिखो, एग्जांपल करके लिख लो ऐसे एक, या उसके नोट करके लिख लो, वरना लगेगा कि इसी क्वेश्चन का एग्जांपल है क्या। नोट करके लिख लो, नोट लिख लो, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एग्जांपल लिखिए, MnO4 2 negative, MnO4 2 negative plus H positive gives you MnO4 negative plus MnO2 plus H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालिए तीनों Mn का, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां से अगले दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हुए हैं। तीनों जगह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लीजिए Mn। हो गया क्या? क्या क्या आ रही है इधर? +6, इधर +7, तो ये बढ़ गई ना, ऑक्सीडाइज्ड, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां पर +4, तो ये डिक्रीमेंट हुआ है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है? कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है? 7 का। 7 ही इंक्रीज, सॉरी 6 ही इंक्रीज होकर के 7 हुई है, और 6 ही डिक्रीज होकर के 4 हुई है। उसी को बोल रहे हैं कि 6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हुआ है? डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और,
या सुन के अगर आंसर दे पाएंगे तो सुन के आंसर दे देना। इन दी सीरीज जिंक टू स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम टू जिंक, हाँ ठीक है मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, ठीक है। इन दी सीरीज जिंक टू स्कैंडियम द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट, सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की है विच इज 126 किलो जूल पर मोल। रीजन देना है वाई, है ही नहीं। हाँ, है ना, बाकी सबके पास तो है, एक स्कैंडियम के पास एक तो था ना, अभी तो अपन डिस्कस किए थे, बट इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग था ना। उसमें क्या डिस्कस किए थे अपन, वो चीज अपन डिस्कस कर रहे थे कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है पर जिंक नहीं है। या फिर से कंपेयर कर रहे हैं कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक आए तो एंथैल्पी ऑफ, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ना, हाँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता गया। मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सेम होगा ना ये क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी हो सकता था सेम, कि वहां से आते आते जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है, क्योंकि उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अभी अपन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी डेफिनेशन में लिखे थे ना कि इट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल्स। ठीक है, समझ गए वाला क्वेश्चन। एक और जैसे आज अपन एक क्वेश्चन किए थे ना फर्स्ट, वो एम वाला 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे, वैसे एक और निकालना। कैलकुलेट दी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट दी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, calculate the spin only magnetic moment of M2 plus aqueous ion। वहां ये चीज को अलग तरीके से लिखा था, क्या लिखा था वहां पर, डाईवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा लिखा था ना। यहाँ सिंबॉलिकली लिख दिया, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर लेना है 27। एम एक मेटल है, एम कोई नाम का वही था ना, था हमारा कोई मेटल, एम इज जस्ट एम फॉर मेटल बस। उसका एटॉमिक नंबर दे दिया आपको 27। कौन सा एलिमेंट है ये, कोबाल्ट। हाँ चलो निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है, तुरंत बताओ जल्दी से, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। 3.87, हाँ। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, सबके 3। हो गया, आ रहा है ना, √15 है ना, √15। 27 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा आपने, 3D7 4s2। तो ये तो m का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है ना, M2+ का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देना, और वो हटेंगे कहां से, s से ही। तो 3D7, अब 3D7 में आपके इलेक्ट्रॉन्स एक एक तो हर में जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी पहले दो की, तो बचे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो अंडर रूट में 3 × 5 दैट इज √15, 3.87, ठीक है, डीएम। एक क्वेश्चन और लिखना, वाई आर Mn2+ कंपाउंड्स, वाई आर Mn2+ कंपाउंड्स, वाई आर Mn2+, Mn2+ तो मैंगनीज का ना, 2+ वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन, more stable than Fe2+ compounds, Mn2+ compounds more stable than Fe2+ compounds towards oxidation to their, towards oxidation to their +3 state, towards oxidation to their +3 state। ये सोच के बताना, समझ लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और करना ही है कुछ तो कुछ, है ना, कुछ लिख के तो आना ही है इसमें, तो क्या लिखेंगे, पढ़ो पहले अच्छे से 2 बार क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है ना, हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको स्टेबिलिटी का मतलब समझाया है ना, कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो उस स्टेट में कितना है, कितने देर तक है। अगर है अच्छे देर तक तो वो स्टेबल है। तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि Mn2+ से Mn3+, तो Mn2+ स्टेट स्टेबल है, यानी कि वो Mn3+ में नहीं जाना चाह रहा है, वहीं Fe2+ जाना चाह रहा है। यही तो लिखे ना कि वाई इज Mn2+ मोर स्टेबल देन Fe2+ इन गोइंग टू +3 स्टेट। तो ये मोर स्टेबल है मतलब वो नहीं जाना चाह रहा है ना, और Fe2+ लेस स्टेबल है मतलब वो जाना चाह रहा है 3+ में। मतलब ऐसा क्या हो रहा होगा 3+ में कि वो जाना चाह रहा है, और ऐसा क्या हो रहा होगा 3+ में कि वो नहीं जाना चाह रहा है। स्टेबल कंडीशन दोनों में सेम चीज होगी। मतलब Mn2+ पहले से 3d5 है, तो वो Mn3+ क्यों जाएगा, जाता है वो तो Mn6 तक जाता है ना, पर उसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन या सॉरी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वेरी हाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज वेरी हाई। तो ये क्वेश्चन समझो आप कि थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये पहला अप्लाई किए तो Mn1+ हुआ, दूसरा अप्लाई किए तो Mn2+ हुआ, तीसरे बार एनर्जी क्यों ज्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा उस कॉन्फ़िगरेशन को, पर आप जबरदस्ती उसको 3+ में पहुंचाना चाह रहे हो, तो आपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा। उसको पता होना चाहिए ना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो इसका रीजन समझ गया क्या, Mn2+ से Mn3+ नहीं जाना चाह रहा है वो, क्योंकि 3d5 डिस्टर्ब हो रहा है, पर Fe2+ से Fe3+ जाएगा तो 3d5 होगा। ठीक है, देख लो उसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+ इज 3d5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+ इज 3d5 which is half filled and stable. Electronic configuration of Mn2+ is 3d5 which is half filled and hence stable. Full stop. Therefore its third ionization enthalpy is very high. Therefore its third ionization enthalpy is very high. Therefore its third ionization enthalpy is very high. That is, third electron cannot be lost easily. यही तो मतलब हुआ इसका। That is, the third electron cannot be lost easily. Third electron cannot be lost easily. और वही Fe2 के केस में क्या हो रहा है, वो 3 करके 3d5 बन रहा है। फुल स्टॉप डाल के लिखो, इन केस ऑफ Fe2+, इन केस ऑफ Fe2+, इन केस ऑफ Fe2+, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ की, +6। हाँ, एक लूज करेगा तो 3d5 हो जाएगा, तो 3d6 इज 3d6। In case of Fe2+, electronic configuration is 3d6. Hence, it can lose one electron easily. Hence, it can lose one electron easily to become 3d5. To become 3d5. To become 3d5. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। Predict which of the following will be. Predict which of the following will be. Predict which of the following will be colored in their aqueous solutions. Predict which of the following will be colored in their aqueous solutions. इनमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन से आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड होंगे एंड विच आर कलरलेस, बचे होंगे कलरलेस ही होंगे, है ना। और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, है ना, या फिर खाली डी ऑर्बिटल्स होंगी, तो जम करके इलेक्ट्रॉन जाएगा वही कुछ कलर
एब्जॉर्ब करेगा, बाकी कलर रेडिएट करेगा। अरे डी टू डी ट्रांजिशन, डी टू डी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डी टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो करना चालू करो, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। किसी के में डी जीरो है तो सीधा सीधा क्या बोलोगे आप, इसलिए कलरलेस है ना। पर अपन एक दो का लिखे हैं कॉन्फ़िगरेशन जीरो होने के बाद भी एक्सेप्शंस। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। पहले तो Ti3+ लिख लो। टी आई क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर 22। तो Ti3+ करोगे तो देख लो भाई क्या होगा, करके देखो, हवा में नहीं। कलर्ड बताना है ना, कौन कौन से कलर्ड होंगे। कितने हो गए, Ti3+ है कलर्ड, कितने अनपेड है, एक, ठीक है कलर्ड है। V3+, कितने अनपेड है, कलर्ड, ठीक है। Sc3+, ये नहीं है कलरलेस, तो ठीक है। Mn2+ है इसके पास, ठीक है। Fe3+, CO2+, यहाँ तक पहुंचेगी नहीं। और ये भी है, भले इसका आपने जब कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन किसका निकाल रहे हो, Mn का निकालोगे ना। पर पहले इसके लिए Mn का क्या निकालना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि कितना था हमारा, +7 ना, ये -8 है, -8 उधर जाके +8 होगा, +8 -1 क्या होगा, +7। और यही तो अपन ने रीजन लिखा था कि इसका डी जीरो होने के बावजूद भी ये कलर्ड है, क्यों, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। डी टू डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये कलर्ड है। तो Sc3+ बस कलरलेस है, रेस्ट ऑल द आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर colored. The reason is D to D transition and charge transfer. ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ऑक्सीजन करता है, Mn को मोमेंटरीली लिखा है अपन ने ना, Cr2O7 के लिए भी लिखे हैं और इसके लिए भी लिखे हैं, और ये आया है कई बार उसमें एसर्शन रीजन में, मैंने आपको बताया भी था कि एसर्शन रीजन में लिख दिया है रीजन कि डी टू डी ट्रांजिशन के कारण कलरलेस है, सॉरी कलर्ड है, उसका रीजन फॉल्स है, बट असर्शन इज ट्रू कि MnO4 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव बोथ आर कलर्ड आयंस। रीजन में लिखा है कि बोथ, दोनों में डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो रीजन इज फॉल्स, क्योंकि हम तो डी टू डी ट्रांजिशन ही सोचते हैं कलर्ड का, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट में भी वही पढ़े हैं, हम यहाँ भी कलर्ड आयंस का रीजन वही पढ़े हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यहाँ भी वही हो रहा होगा। बट इसलिए मैंने आपको दोनों के प्रिपरेशन में अलग से नोट में लिखवाया है कि इनमें डी टू डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, इक्वेशन और लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, calculate the number of unpaired electrons in the following ions, in the following ions, ions के नाम लिखो हाइफन डाल के, एक Mn3+ है, Mn3+, Cr3+, क्रोमियम, और बाकी यही दोनों है V3+ एंड Sc3+, Sc नहीं, Ti3+, Sc नहीं है। ये चार दिए हुए हैं ना, जिसमें दो के तो आप अनपेड निकाल चुके हो ना इसी क्वेश्चन में,
है ना, इसके निकाल चुके ना, V3+ और Ti3+, 1 and 2 निकाले हो ना आप लोग, बाकी दो का भी निकालना है। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, एक लाइन और लिखना, विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल, विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल, इन चारों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल लोगे, इजी है जैसे अभी निकाले, बट ये भी बताना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, which of these is the most stable in their aqueous solutions। ठीक है, Mn3+ का बताओ, 4, कौन बताया, वेरी गुड, 4 है ना, 3D4 होगा ना। इसके अलावा और क्या दिया है, Cr3+, इसके पास 3, ठीक है, बाकी तो आप निकाल चुके हो 2 and 1। अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि चारों में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्यों, क्योंकि उसका ज्यादा है, हाँ नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। स्टेबिलिटी तो हम हर बार दो ही क्राइटेरिया से बताते हैं, या तो फुल्ली फिल्ड या तो हाफ फिल्ड। आदि Cr3+, क्यों बीच में, मतलब तुक्का नहीं मारना है, वो 1 2 3 4 में। वेरी गुड, क्या है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इससे क्यों पूछा मैं आदि, है ना, क्योंकि यहां पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये तीनों क्या है, हाफ फिल्ड, और इसका T2G जो है वो खाली है। ठीक है, रीजन लिख लो उसका नीचे, चारों के वो तो लिख लियो ना, 3 4 3 2 1, नीचे रीजन लिखना, या पहले वो तो लिख लो, Cr3+ इज मोस्ट स्टेबल, देखो नीचे, Cr3+ इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट हैज, Cr3+ is most stable because it has half filled T2G level, because it has half filled T2G level, because it has half filled T2G level। ठीक है, मैंने कुछ लोग के एटॉमिक नंबर आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि Ce3+ आयन में आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, Ce3+ आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कौन है, सीशियम कब पढ़ लिए भाई अपन, सीशियम तो कभी नहीं बोला मैंने क्लास में, सीशियम है कहां वैसे, अब बोल दिया तो बात कर लेते थोड़ा सा, सीशियम कहां पर है, हाँ फर्स्ट ग्रुप का लास्ट वाला सीशियम, हालांकि लास्ट नहीं है वो, सेकंड लास्ट बोलना चाहिए क्योंकि लास्ट तो हमारा फ्रेंशियम है ना, सीशियम देन फ्रेंशियम, हाँ पर वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सीशियम। ठीक है, अरे कहाँ बोल दिया, चलो सीरियम, क्या है ये, सीरियम कहाँ था ये, कहाँ था ये, आ गया क्वेश्चन, अब कैसे करोगे बताओ, और हम बात किए हैं आज भी इसके बारे में, बात किए हैं अपन, ऐसा नहीं कि नहीं बात किए, एक्टिनॉइड तो है ही नहीं है कुछ भी, अच्छा आज बात किए तो आज तो हम एक्टिनॉइड पढ़े इसलिए एक्टिनॉइड है, मैंने शुरू में लैंथेनॉइड भी तो रिवाइज कराया, क्या है ये, लैंथेनॉइड का पहला मेंबर है ये, पहला और आखिरी तो याद रखो, कैसे कर रहे हो, सीरियम से लुटेशियम, हालांकि अपन ने La2Lu लिखा है कई जगह, क्योंकि लैंथेनॉइड, लैंथेनम को भी लैंथेनॉइड ही बोल रहे थे, तो सीरियम हमारा क्या है, सबसे पहला लैंथेनॉइड, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा ये तो बता दो कम से कम, है 58, क्या होगा 58, बोले तो थे पहले तो, हाँ बोलना था 58, क्या होगा 58, तो 3+ क्या होगा 50, हाँ नहीं सही तो है, अरे 55 ही होगा ना, एक्चुअली मुझे पूछना था कि C3+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तब तो पता चलेगा ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तभी तो निकाल पाओगे मैग्नेटिक मोमेंट, अरे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका वही है, बट आपको पता ही नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे निकाल पाओगे, अरे समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तक तो 3D के पूछ रहा था तो बता पा रहे थे कि 27 का सर ये होगा, 25 का ये होगा, इसका तो एटॉमिक नंबर ही नहीं याद आ रहा था, तो फिर कहां से निकाल पाते, बस फॉर्मूला याद रहता कि हाँ √n+n+2 कर लेते अगर पता होता है n क्या है, तो n तब निकाल पाते जब पता होता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 58, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले 4f का बताते हैं ना अपन, तो 4f 1 5d 1
5D1 बन के तो नीचे आया ना वो, लैंथेनम का 5D1 हुआ था, फिर वो नीचे आया, तो 4F1 हुआ एंड 6S इसका 2। अब बताओ 3+ क्या होगा, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3+ का, 2 इधर का निकलेगा, 1 इधर का निकलेगा, 4F1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन अंडर रूट में 1 प्लस, सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 3 नहीं भाई, 1 इंटू 2 नहीं, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 1 प्लस 2, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 क्या होता है 1.732, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर 61, 91, 101, 109, है ना। 61 वाले का एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर दे दिया है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 91, 101 एंड 109। तो इसका अपन एकदम 1s2 से मत चालू कर देना कि लिखे पड़े दो दो लाइन का कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 3s2, है ना, वो मत लिखना। सीधा अपन क्या पकड़ेंगे, उसका नियरेस्ट नोबल गैस, उसका नियरेस्ट नोबल गैस, अगर वो लैंथेनॉइड वाला है तो उसके लिए अपन जेनॉन को पकड़ लेंगे, और अगर एक्टिनॉइड वाला है तो उसके लिए अपन रेडॉन को पकड़ लेंगे, और फिर लिख सकते हैं, क्योंकि 61 पहला बोला है ना, 61 तो हमारा लैंथेनॉइड ही होगा, 58 टू 71 ये लैंथेनॉइड्स है ना, तो 61 इनके बीच में ही आएगा ना। और इसका बताओ तो 91 कहाँ आएगा, 91 कौन से ब्लॉक में आएगा, व्हाट इज 91, हाँ थोरियम 90 था, क्या उसके बाद ही होगा ना, मतलब ये एक्टिनॉइड हुआ, फिर एक आप सब आपका है 101, हाँ मतलब ये भी एक्टिनॉइड है क्योंकि 103 तक एक्टिनॉइड जा रहा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन 5F 4F में 5F में डालना है, तब पता चलेगा ना कि एक्टिनॉइड है कि लैंथेनॉइड है। और लास्ट है 109, ये कौन से ब्लॉक को आएगा, अब आप आ चुके हो बाहर, 103 आपका लास्ट एक्टिनॉइड था, फिर आप ऊपर आ गए डी ब्लॉक में, ये 109 कहीं डी ब्लॉक में ही आएगा, समझ गए क्या, देखिए 112 तक डी ब्लॉक है, फिर आखिरी के 6 आपके पी ब्लॉक में चले जाएंगे, तो 118 हो जाएगा, और 112 फिर 13 से लेकर 18 लास्ट में जाएंगे, तो 112 मतलब यही आने वाला, डी ब्लॉक में आएगा ये एलिमेंट, तो आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन 6 के डी में डालना है कि 7 के डी में डालोगे, 7 का डी तो पढ़े ही नहीं आज तक, 6 का डी, ठीक है। नाम नहीं पूछा है, गनीमत है ना, हाँ नाम नहीं पूछा है, नाम नहीं पूछेगा, इतना भी नहीं बेहरा, मतलब बेरहम होंगे जो भी होंगे। ठीक है, एक क्लास और लेंगे पीवाईक्यूज के लिए, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने काफी सारे आप लोग करवा दिए हैं, है ना, एक क्लास और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा पढ़ के आना, एक बार चैप्टर को पूरा रिवाइज करना, ताकि पीवाईक्यूज में कुछ आप लोग की तरफ से भी हल्ला हो, सिर्फ एक ही तरफ से हल्ला ना हो, ठीक है। चलो थैंक यू।